NADH मॉलिक्यूल जो है वो 3 ATP जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन जब ग्लाइकोलिसिस हमारा कंप्लीट हो गया और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने जाना है तो हमें शिफ्ट होना पड़ेगा साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो सब तमाम मशीनरी है उसको लेकर जाने के लिए 1 ATP मॉलिक्यूल जो है वो स्पेंड हो जाता है, वो यूज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह जो दो अगर NADH होंगे, ठीक है, तो टोटली उन्होंने 6 मॉलिक्यूल बनाने ATP के, जिनमें से एक एक मॉलिक्यूल यानी 2 मॉलिक्यूल जो है वो स्पेंट हो गए हैं, ठीक है। अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन सारी मशीनरी को लेकर जाने के लिए, सारे जो जितनी भी अरेंजमेंट्स की होती हैं इस रिएक्शन के लिए, ठीक है, उसको लेकर जाने के लिए, तो टोटल गेन जो ATP की है वो 4 होगी। इसके अलावा जितने भी FADH2 मॉलिक्यूल हैं वो प्रोड्यूस करते हैं 2 ATP, ठीक है। तो टोटल आउटपुट जो ATPs की है वो हम कैलकुलेट करते हैं इस चार्ट से जो कि मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज की वो होती है, तो वो सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। और उसके अलावा जो ऑक्सीडेशन है वो नहीं होती, यानी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो सिर्फ पहला ही स्टेप होता है, दैट इज़ ग्लाइकोलिसिस, और जो टोटल नेट प्रॉफिट है फॉर एनारोबिक ऑर्गेनिज्म वो है 2 ATP, ठीक है, क्योंकि इनमें क्रब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होती हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अब देखें इस डायग्राम को, इस पिक्चर को अगर आप क्लोज करके देखें तो ग्लूकोज जो है जब वो कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में तो 2 ATP मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है, और 2 ATP सेपरेटली रिलीज़ हो रहे हैं। इसके अलावा 2 NADH रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब एक NADH 3 ATP बना रहा है जिसमें से एक ATP जो है वो यूज़ हो जाता है। इसी तरह अगर 2 NADH जो हैं उस वो बनाएंगे 6 ATP और 6 में से 2 ATP यूज़ हो जाएंगे, तो टोटल नेट प्रॉफिट जो है वो 4 ATP रहा। इसके अलावा पायरुविक एसिड जब एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है तो 2 NADH बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो NADH है वो 3 ATP के मॉलिक्यूल ही देंगे, ठीक है, और वो कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो यूज़ नहीं होगा, तो इसलिए 2 NADH मॉलिक्यूल देंगे 6 ATP, ठीक है। अब ड्यूरिंग क्रब साइकिल 6 NADH मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, तो 6 एक NADH मॉलिक्यूल 3 ATP देगा, तो 6 NADH मॉलिक्यूल जो हैं वो 18 ATP के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, ठीक है। 2 FADH2 जो है वो 4 ATP बनाएंगे, ठीक है। एक FADH2 2 ATP बनाता है तो 2 FADH2 4 ATP बनाएंगे, और 2 ATP वैसे ही रिलीज़ हो रहे हैं इस प्रोसेस में। तो टोटल जब आप इन ATPs को ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये टोटल नेट यील्ड जो है ये 36 ATP बनेंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ कि जैसे ग्लाइकोलिसिस और क्रब साइकिल ये दोनों वो प्रोसेस हैं जो कि ATP यील्डिंग है, यानी इनमें ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो जस्ट कन्वर्ट करती हैं इन मॉलिक्यूल्स को दूसरी फॉर्म में, ठीक है, ATP नहीं बनाती है वो। यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये वो प्रोसेस है जिसमें ATP मॉलिक्यूल बनते नहीं हैं, जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं इनटू वन फॉर्म ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल टू एन अदर। इसको जब हम बुक से रीड कर लेंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। नाउ टेक आउट योर एक्सरसाइज। पहले हम अपने मल्टीपल चॉइस देख लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। टेक आउट योर पेज 137, पेज नंबर 137 निकालें। In which of the following steps of respiration CO2 is produced? Glycolysis, electron transport chain, Krebs cycle, all of these। तो इसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट है, Krebs cycle। Krebs cycle ही वो प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं।